हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में पढ़ा था। हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया था, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये नॉन कॉपरेशन का विचार कहाँ से आया। तो हम अपना शुरू करते हैं। टॉपिक 1.3 वाई नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज जो कि प्रसिद्ध पुस्तक थी महात्मा गांधी के द्वारा रचित, जिसको उन्होंने 1909 में लिखा था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. ये सोच गांधी जी की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की सफलता वो किस पर आधारित है? भारतीयों के सहयोग पर आधारित है। भारतीय सहयोग कर रहे हैं तभी ब्रिटिश यहाँ पर अपनी सत्ता जमा पाए और यहाँ पर शासन चला पा रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय अपने इस सहयोग को वापस ले लें, असहयोग कर दें, तो ब्रिटिश अपनी सत्ता नहीं चला पाएंगे और कुछ ही समय में उनका शासन ढह जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब इस विचार को एक आंदोलन बनाना था। तो जब किसी विचार को आंदोलन बनाना होता है तो उसको व्यापक रूप से जनता के मध्य फैलाना होता है। जनता इससे प्रभावित होती है और आंदोलन के नेतृत्व करने वाले के साथ हो जाती है। तो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? इसको कैसे बनाया जा सकता था एक मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी का मानना था कि इसको विभिन्न चरणों में शुरू किया जाना चाहिए। जैसे असहयोग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे हम ब्रिटिश शासन को असहयोग कर सकते हैं। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा प्रदत्त उपाधियां हैं उनको वापस लौटा देना चाहिए। जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी ने वो वापस कर दी। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ये सबसे पहले इस चीज़ को बताया महात्मा गांधी ने। एंड बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। उन्होंने कहा इन सभी चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट यानी कि बहिष्कार। बहिष्कार की डिफाइन आपके ऊपर दे रखी है, देखिए। द रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएट विद द पीपल। किसी भी प्रकार का कनेक्शन ना रखना, यानी कि ट्रेड रिलेशन ना रखना, किसी प्रकार का सोशल रिलेशन ना रखना, और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय द यूज़ थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो उसको एक विरोध के तौर पर अगर हम चीज़ों को, विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं और उनके द्वारा चलाई गई गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो एक प्रकार का बहिष्कार माना जाएगा। तो बायकॉट के लिए भी महात्मा गांधी ने जनता से अपील की। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार भी हमको रिप्रेस करने का कोई ना कोई मार्ग ज़रूर अपनाएगी। तो उस एवज में हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखना होगा, सविनय अवज्ञा करनी होगी। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively, mobilizing popular support for the
मूवमेंट। इस उद्देश्य को लेकर महात्मा गांधी और मोहम्मद शौकत अली दोनों ही जन समर्थन जुटाते रहे और लोगों में अपने इस असहयोग के विचार को फैलाते रहे। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920. So many Congress leaders, they were in fear. वो डर रहे थे और वो इस बायकॉट के विचार को अपनाने से डर रहे थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनावों को बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो एक मजबूत पद पा सकते थे और आगे जाके सरकार को प्रभावित कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाकी प्रपोजल को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के चुनावों का बहिष्कार करने में वो थोड़ा सा सशंकित थे। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उन्हें ये भी डर था कि ऐसा करते करते कहीं ये जो आंदोलन है वो हिंसक ना हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन September and December देयर वॉज अ इंटेंस tussle विद इन द कांग्रेस। फॉर अ वाइल देयर seemed no meeting point between the supporters and opponents of the मूवमेंट, जो इस आंदोलन को चलाना चाह रहे थे और जो कांग्रेस लीडर्स इसके प्रति आशंकित थे। तो उन दोनों के बीच में नवंबर से लेकर और दिसंबर तक खींचातानी चलती रही और ऐसा लगता था कि बात नहीं बन पाएगी। फाइनली द कांग्रेस सेशन ऑफ at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. फाइनली इसको कांग्रेस सेशन जो 1920 दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में, उसमें असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकृति मिल गई। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड एंड हु पार्टिसिपेटेड इन इट एंड हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन विचार के चलते जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी सोसाइटी के डिफरेंट क्लास के जो लोग थे, वो असहयोग आंदोलन के उद्देश्य को अपना अलग अलग मानकर चल रहे थे। हर एक की नज़र में स्वराज का मतलब अलग अलग था। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। हर कोई अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग अर्थ के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहा था। all of them responded to call of Swaraj, but the term mean different things to different people. The movement in the towns में जो लोगों ने जब स्टार्ट किया, सबसे पहले इसको लोगों ने स्टार्ट किया था। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, जो सबसे पहला स्टेप नॉन कोऑपरेशन में लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो बायकॉट से हुई थी। तो स्कूली छात्रों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जाना बंद कर दिया और वकीलों ने और इस्तीफ़ा दे दिया, टीचर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। द काउंसिल इलेक्शन व बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास के अलावा बाकी जितने प्रोविंस थे उनमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव होने थे उसको बायकॉट किया गया। केवल मद्रास में नहीं किया गया, क्योंकि where the justice party the party of non-Brahmins felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to.
यहाँ पर मद्रास में जस्टिस पार्टी फॉर्म की गई थी नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा, और वो ये मानते थे कि इस काउंसिल इलेक्शन के ज़रिए वो उनको पावर मिल सकती है जो उनको ब्राह्मण का जो डोमिनेशन है उससे काफ़ी हद तक उनको छुटकारा दिलाएगी, और ब्राह्मण के डोमिनेशन से उनको छुटकारा दिलाएगी, अपनी बात कहने का मौका देगी। तो ये उनके लिए एक मौका था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन के दौरान पद प्राप्त करके वो अब सत्ता को हथियाना चाहते थे। इसलिए मद्रास में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन का बहिष्कार नहीं किया गया, रैदर सभी उसमें किया गया। द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जब हम इसको आर्थिक रूप में पढ़ते हैं कि आर्थिक रूप में नॉन कोऑपरेशन किस प्रकार चला, तो फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप पिकेटिंग की गई लिक्विड शॉप की, जो वाइन शॉप्स होती हैं, शराब की दुकानें होती हैं, उनकी। पिकेटिंग का क्या मतलब है, ऊपर एक डिफाइन दे रखा है, देखिए। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री एंड ऑफिस। जब लोग एक आंदोलन के ज़रिए किसी दुकान, फैक्ट्री या शॉप में अंदर जो एंट्री गेट होता है उसमें उसको जब ब्लॉक कर देते हैं तो वो होता है दुकान की, मतलब एक तरीके से दुकान को बंद करवाना। तो फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, उनका बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बर्नफायर्स, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, क्योंकि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा था, इसलिए फॉरेन क्लॉथ्स का जो यहाँ पर इम्पोर्ट था, आयात था, वो 1921 से लेकर 22 तक अगर हम उसको देखें तो वो लगभग हाफ हो गया था। तो द वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू ₹57 करोड़। In many places, merchant and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. अब लोग विदेशी व्यापार में अपना पैसा फंसाना नहीं चाहते थे, और वो जो वहाँ से आयाती, क्योंकि वहाँ से जो आने वाली वस्तुएं थी जिनकी यहाँ डिमांड होती थी, अब वो डिमांड नहीं रही थी उतनी, तो इसलिए जो लोग थे वो अब स्वदेशी अपनाने पर बल दे रहे थे। As a boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handloom went. और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स, हैंडलूम्स, जो कि विदेशी कपड़ों के भारत आने के बाद बंद हो गए थे, वो दोबारा से वो खुलने लगे और उनमें लोगों को रोज़गार मिलने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। यस, लेकिन आपका ये क्वेश्चन भी आएगा इसमें कि अगर इतनी तेज़ी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, शहरों से ही स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो फिर ये धीमा क्यों पड़ने लगा? इसके पीछे कई सारे कारण थे बच्चों, जैसे खादी क्लॉथ्स। अब इन्होंने खादी पहनने पर पहले बल दिया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके लोग खादी पहनने पर विशेष बल देते थे। चरखे का यूज़ करने लगे थे लोग, और स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन बहुत जल्दी ही ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि खादी क्लॉथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जो खादी का कपड़ा था वो बहुत महंगा भी होता था और बहुत देर से उसकी सप्लाई हो पाती थी, क्योंकि वो हैंडमेड था। तो इसलिए जो गरीब लोग थे वो मिल के कपड़े पहनने के आदी थे, क्योंकि वो उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध था। तो इसके लिए वो जो पुअर पीपल थे, they were not able to buy it. How then could they boycott milk cloths for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem.
For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. जो सेकेंड इसका रीज़न रहा कि ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा, इसका ये रहा कि जब इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार किया, जैसे ब्रिटिश कचहरियों का, कोर्ट्स का बहिष्कार किया, ब्रिटिश कॉलेजेस का बहिष्कार किया, स्कूल्स का बहिष्कार किया, ऑफिसेस का बहिष्कार किया, तो उसके स्थान पर इनको बहुत जल्दी अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस स्थापित करने थे, ताकि उनका जो काम है वो बिना लॉस के इंडियन इंस्टीट्यूशन से चलाया जा सके। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने की जो प्रोसेस थी वो बहुत धीमी थी, इसलिए लोग वापस अपनी कचहरियों में वकील लौटने लगे, ऐसे ही स्कूल में छात्र वगैरह सब स्कूल कॉलेजेस में लौटने लगे। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government schools. तो यहाँ पर ये कारण दिए हुए हैं जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा। अब बात करते हैं टॉपिक 2.2 रिबेलियन इन द कंट्री साइड। From the cities, the non-cooperation movement spread to countryside. It drew to its fold and struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the year after the war. शहरों से जब हम गांव में, अगर हम ये पढ़ते हैं कि गांव में इस असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला, तो उसके भी हमको डिफरेंट फेजेस दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि गांव में ये आंदोलन पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने चलाया था। तो सबसे पहले अगर हम गाँव की बात करें कि असहयोग आंदोलन गाँव में किस प्रकार फैला था, तो हम बात करेंगे अवध के बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का जो मूवमेंट चला था, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, जो कि एक सेंट्स थे, एंड हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। वो वहाँ पर गिरमिटिया मज़दूर के रूप में काम करके आए थे फिजी में। गिरमिटिया मज़दूर क्या है, आपको आगे डिफ़ाइन दे रखी है कि जब कॉलोनियल रूल था हमारा, औपनिवेशिक, जब यहाँ ब्रिटिश का शासन के अर्ली पीरियड में लोगों को यहाँ से वेस्ट इंडीज़, गुआना और फिजी में काम करने के लिए ले जाया जाता था, वहाँ उनसे बेकार के रूप में काम कराया जाता था। तो उन्हीं में से एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में ये अवध के बाबा रामचंद्र थे। तो जब वो फिजी से वापस आए, द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cases. तो अवध के बाबा रामचंद्र ने यहाँ पर आकर पीजेंट्स के मूवमेंट को लीड किया, जो कि किसके अगेंस्ट था, तालुकदारों के अगेंस्ट था और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे। पीजेंट्स दे हैड टू डू द बेगार, उनको बेगार के रूप में वर्क करना पड़ता था। बेगार मीन टू से विदाउट एनी पेमेंट, जब किसी से काम कराया जाता है तो उसको बेगार कहा जाता है। एंड वर्क एज लॉर्ड फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the leased land. और जो बेगार जो किसान थे उनको पट्टे की ज़मीन पर भी उनके बार बार पट्टे बदल दिए जाते थे। पट्टे की ज़मीन समझते हैं आप, जब किसी लैंडलॉर्ड के ज़रिए किसी पीजेंट्स को कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है और वो उस पर फसल उगाता है और उसकी आधी फसल खुद रखता है और आधी लैंडलॉर्ड को देता है। तो वो उस प्रकार के जो पट्टे थे किसानों के, वो भी बदल दिए जाते थे, क्योंकि ताकि कल को पट्टे पर यानी कि उस लैंड पर किसान अपना अधिकार न जमा ले। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू,
पीजेंट्स क्या क्या चाहते थे? एक तो बेगार ख़त्म हो, ये चाहते थे, बेगारी प्रथा ख़त्म हो, और जो रिवेन्यू है, जो हाई कर है, वो कम किया जाना चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और उनका ये मानना था कि जो एक्सप्लॉइट करने वाले लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बायकॉट किया जाना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस were organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। तो कई जगह ज़मींदारों को कंट्रोल करने के लिए उनके यहाँ काम करने वाले नाई और धोबी इनकी सेवाएं बंद कर दी गई। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village of Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance। उनकी शिकायतें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनी और उनकी शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने अवध के बाबा रामचंद्र के साथ बाय अक्टूबर अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। Within a month, over 300 branches had been set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. It means Awadh Kisan Sabha was set up by J.L. Nehru एंड अवध के बाबा रामचंद्र, इन दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया था अक्टूबर 1920 को। और इसका भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारे किसान इससे जुड़ गए और लगभग एक महीने में ही इसकी 300 ब्रांचेस सामने आई। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट 1921 में चला तो कांग्रेस ने अवध के इस पीजेंट स्ट्रगल को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया।